दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफी अमेजिंग होगा क्योंकि आज की वीडियो में मैं बात करूंगा पावर बीआई के कंपोनेंट्स के बारे में डिटेल में। तो कंपोनेंट्स कौन से थे पावर बीआई के, ये मैंने डिस्कस किया था। तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि पावर बीआई का बेसिक क्या है और पावर बीआई कैसे काम करेगा, वो सब मैंने आपको बताया था। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कुछ खास खास। तो पावर बीआई के खास पॉइंट के बारे में आज डिस्कशन करेंगे और वो है पावर बीआई के कंपोनेंट्स को डिटेल में समझेंगे कि पावर बीआई के कंपोनेंट्स काम कैसे करते हैं और ये होते क्या हैं। तो डेफिनेटली ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी नॉलेजेबल होने वाला है। वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको इनके कंपोनेंट्स के बारे में समझाते हैं। तो दोस्तों पावर बीआई के तीन कंपोनेंट्स होते हैं मेजरली, ये होते हैं पावर क्वेरी, पावर पिवट एंड पावर व्यू। इसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आप लोगों को। अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो जाकर जरूर पहले वॉच करिएगा लास्ट वीडियो, उसमें आपको पता चल जाएगा कि व्हाई वी आर यूजिंग दीज कंपोनेंट्स इन पावर बीआई। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं पावर क्वेरी, पावर पिवट एंड पावर व्यू की डिटेल में और समझते हैं एक्चुअली में गहराई से कि ये पॉइंट है क्या। दोस्तों मैं आपको सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक सी नॉलेज दे देता हूं। नॉलेज ये है कि मान लीजिए, तो एग्जांपल के लिए, कि आपकी कंपनी आपसे एक रिक्वेस्ट कर रही है कि भाई आप हमें एक इंसाइट प्रोवाइड कीजिए और वो इंसाइट है जोन वाइज सेल्स। ठीक है, आप हमें दीजिए। तो आप जोन वाइज सेल्स आराम से निकाल के दे सकते हैं अगर आपके सेल्स डेटा में जोन का कॉलम और सेल्स का कॉलम आपको मिल जाए। तो आप उसे आराम से दे सकते हैं क्योंकि ये आपकी प्री बिल्ट इनसाइट्स हैं और आपके डेटा में पहले से अवेलेबल है। लेकिन दोस्तों तब क्या होगा जब आप लोगों के डेटा में ये अवेलेबल ही ना हो। जी हाँ, ऐसा हो सकता है कि कई बार आप लोगों की कंपनी आपसे एक ऐसे इनसाइट्स या ऐसी रिपोर्ट्स या ऐसे चार्ट्स मांगती है जो आपके डेटा सेट में अवेलेबल ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने आपसे डिमांड किया कि मंथ वाइज सेल्स हमें निकाल के दे दीजिए, आपके डेटा सेट में मंथ का कॉलम ही अवेलेबल नहीं है। तो आप उस केस में क्या करेंगे, उस केस में आप डेट वाले कॉलम को इस्तेमाल करेंगे और मंथ निकाल कर फिर आप मंथ वाइज सेल्स देंगे। तो आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा कि कंपनी आपसे दो तरह से डेटा पर डिमांड कर सकती है। यानी आप लोगों को जो डेटा अवेलेबल किया जा रहा है उस डेटा में हो सकता है कि जो कॉलम है वो आपके लिए अभी काम के ना हो और बाद में जाकर ये काम के बन जाएं। तो दोस्तों इसी पॉइंट को हम कहते हैं पावर क्वेरी। जी हाँ, पावर क्वेरी का काम सिर्फ इतना सा है कि भाई वो दो पॉइंट पर काम करता है, एक आपका डेटा क्लीनिंग और दूसरा आपका डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। तो व्हाट इज डेटा क्लीनिंग एंड व्हाट इज डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, तो दोनों बात करेंगे प्रॉपर तरीके से। आप मेरी स्क्रीन पर जरा ध्यान से पढ़िएगा डेटा क्लीनिंग का मतलब क्या है। इफ द ओरिजिनल कॉलम इज गिवन नॉट करेक्ट वर्किंग, आपको ओरिजिनल कॉलम दिया गया है लेकिन वो सही नहीं है, आप उससे काम नहीं कर सकते, तो आपको उसमें कुछ एरर दी गई हैं या आपको उसे क्लीन करने की आवश्यकता है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, डेटा की क्लीनिंग करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल लेट्स सी मेरा नाम है अभिषेक और अब यहां पर मैंने अभिषेक को कुछ इस तरह से लिखा हुआ है जो कि एक गलत तरीका है। तो अब अगर इसे मुझे कैपिटल केस में करना होगा तो मुझे उसका कन्वर्जन यानी उसकी क्लीनिंग करनी होगी। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और अगर मान लीजिए कई बार हमारे पास अमाउंट का कॉलम मिल जाए और अमाउंट के कॉलम में मुझे डेसिमल प्लेसेस रिमूव करने हो तो उसके केस में भी मुझे सेम कॉलम को ही साफ करना पड़ेगा और क्लीन करना पड़ेगा। अब दोस्तों यहां पर होता यह है कि जब भी क्लीनिंग का काम आता है तो आपको एक ही कॉलम को क्लीन करना पड़ता है, इसमें कोई नया कॉलम आपके सामने क्रिएट नहीं होता। लेकिन बात करें दोस्तों डेटा के ट्रांसफॉर्मेशन की, तो यहां पर आप लोगों को नया कॉलम क्रिएट करना आवश्यक है। कैसे, मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने इसे लिखा है कि इफ द डेटा इज करेक्ट, अगर आपका डेटा जो आपको दिया गया है वो बिल्कुल करेक्ट है और आपको कुछ नए कॉलम्स की रिक्वायरमेंट्स है अपने डेटा सेट में, तो आपको डेटा की ट्रांसफॉर्मेशंस करनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए कि आपके पास डेट का कॉलम अवेलेबल है और आपको एक मंथ का कॉलम उसमें से एक्सट्रैक्ट करना है, तो उस केस में डेटा ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास अमाउंट का कॉलम है और उसमें जीएसटी इंक्लूडेड है, तो आपको जीएसटी और टैक्सेबल अमाउंट का कॉलम अलग अलग करना है, तो आपको डेटा ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। ऐसे ही बहुत सारे सिनेरियोज हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर आपको डेटा में क्वांटिटीज का कॉलम अवेलेबल है लेकिन आपको इफ के कंडीशन के बेसिस पर आपको स्टेटस का कॉलम क्रिएट करना है जिसमें आपको गुड, एवरेज और बैड दिखाना है। तो स्टेटस का कॉलम आप तभी बना सकते हैं जब आपके पास क्वांटिटी एक बेस कॉलम होगा। तो आई थिंक अब आप समझ गए कि डेटा ट्रांसफॉर्मेशन आपको क्यों चाहिए। अब दोस्तों यहां पर डेटा क्लीनिंग की मैं बात कर रहा था, तो डेटा क्लीनिंग करने के मेरे पास बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। यानी किसी डेटा सेट में अगर मुझे डेटा क्लीनिंग करनी है तो ये देखना बहुत जरूरी है कि क्या उस सेल में कहीं एरर तो नहीं है, क्या उस सेल में कोई ब्लैंक सेल तो नहीं है, स्पेसेस तो नहीं है टेक्स्ट के अंदर, या आपका नंबर का फॉर्मेट गलत तो नहीं हो रखा, या डेट गलत तो नहीं रख रखी। तो इन सारे केसेस में मुझे करना पड़ता है डेटा की क्लीनिंग, यानी सेम कॉलम को ठीक करना बहुत जरूरी होता है। दिस इज ऑल अबाउट द क्लीनिंग ऑफ योर डेटा, यानी पावर क्वेरी एडिटर। तो ये काम आप कहां से करते हैं भाई, ये काम आप पावर क्वेरी एडिटर के थ्रू करते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट जो आप लोगों को प्रॉपर तरीके से मैंने समझा दिया।
तो दोस्तों चलिए बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, लेकिन सेकंड पॉइंट जानने से पहले आप लोगों को यह समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों मान लीजिए कि आप लोगों को यहां पर सेल्स का एक डेटा दे दिया जाए और उसमें 100 कॉलम्स दे दिया जाए, तो क्या आपके लिए पॉसिबल होगा कि इन 100 कॉलम को आप आराम से एनालाइज कर दो? तो आई थिंक इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू कि आप 100 कॉलम के डेटा को एनालाइज आराम से कर पाओ। तो इसके लिए आप लोग कंपनी से क्या मांगते हैं? कंपनी कहती है कि नहीं, हम आपको 100 कॉलम का डेटा प्रोवाइड नहीं करेंगे, हम आपको चंक्स में यानी टुकड़ों में डेटा प्रोवाइड करेंगे। जैसे कस्टमर डेटा 5 कॉलम का है, प्रोडक्ट डेटा 8 कॉलम का है, सप्लाई डेटा 4 कॉलम का है। आपको इस तरह से डेटा प्रोवाइड कर रही है कंपनी। दिस डेटा कनेक्ट इजिली और मॉडल बनाना बहुत आसान हो जाता है और इससे बात करना, इसमें क्लीनिंग करना, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन करना सब कुछ बहुत ईजी होगा आप लोगों के लिए। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि आप लोग 100 कॉलम को एनालाइज आराम से नहीं कर सकते, उसके अंदर गलतियां, एरर, बहुत कुछ नहीं देख सकते। इसलिए आप लोगों को कंपनीज क्या करती हैं? चंक्स में डेटा प्रोवाइड करती हैं। कस्टमर डेटा, प्रोडक्ट डेटा, सप्लाई डेटा, अलग अलग डेटा प्रोवाइड करती है। और फिर इस कॉन्सेप्ट की मदद से, जो मैं अब बताने वाला हूं आप लोगों को, इस कॉन्सेप्ट की मदद से वो उसे मॉडल में क्रिएट कर देती है, यानी उसे एक डेटा सेट में क्रिएट करती है। अब दोस्तों यहां पर बात करते हैं डेटा पावर पिवट की। पावर पिवट क्या होता है? डेटा को कनेक्ट करना या डेटा का मॉडल बना लेना, इसी को हम बोलते हैं पावर पिवट। अब इसमें दो कॉन्सेप्ट दोस्तों जनरली इन्वॉल्व होते हैं, एक होता है अपेंड क्वेरी और एक होता है मर्ज क्वेरी। दोस्तों ध्यान से समझना बहुत जरूरी है इन दोनों कॉन्सेप्ट को। तो चलिए एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं इसको प्रॉपर तरीके से। तो दोस्तों अपेंड क्वेरी क्या होता है? इफ द डेटा इज वन, अगर हमारे पास एक तरह का डेटा है और उसमें एक महीने का डेटा आपके पास अवेलेबल है, जिसमें कुछ इंफॉर्मेशन आपको दिया है, जैसे आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पर, प्रोडक्ट क्वांटिटी एंड रेट का डेटा मुझे जनवरी मंथ का दिया हुआ है, सेम मुझे फरवरी मंथ का भी प्रोडक्ट क्वांटिटी रेट का डेटा दे दिया गया है। अब मुझे अगर क्या करना है, इन दोनों डेटा को एक करना है और कंबाइन करना है, तो इस डेटा को हम बोलते हैं, इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द अपेंड क्वेरी। और अपेंड क्वेरी की मदद से आप एक के नीचे दूसरा डेटा अपेंड कर देते हैं, यानी अलाइनमेंट ऑफ द डेटा along above and above and above, that's it। तो इसी को बोलते हैं अपेंड क्वेरी प्रोसेस। और जनरली ऐसा तभी हो सकता है जब आपके दोनों डेटा सेट सिमिलर हों। और देख सकते हैं आप लोग कि भैया सिंपल सी बात है कि आपकी कंपनीज में एक ही तरह का बहुत सारा डेटा आपके पास बार बार आता होगा, और बजाय आप एक डेटा पर क्लीनिंग करने के, उन सारे डेटा को एक के नीचे एक रखकर क्लीनिंग करेंगे, तो काफी जल्दी आपका काम हो जाएगा और पूरा का पूरा मॉडल फटाफट तैयार हो जाएगा। अब दोस्तों बात आती है मर्ज क्वेरी की, लेकिन मर्ज क्वेरी थोड़ा सा डिफरेंट है और थोड़ा समझने वाला पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। अगर आपके पास टेबल की इंफॉर्मेशन है, लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन एक टेबल में और कुछ इंफॉर्मेशन दूसरे टेबल में प्रोवाइडेड है, तो इसे आप मॉडल के थ्रू क्रिएट करेंगे, यानी मर्ज क्वेरी के थ्रू करेंगे। लेकिन मर्ज क्वेरी एक्चुअली में थोड़ा सा समझने वाला कॉन्सेप्ट है। तो यहां पर चेक करिए कि टेबल 1 आप लोगों के पास है, जिसमें ऑर्डर आईडी और कस्टमर आपको गिवन है, लेकिन टेबल 2 के अंदर इंफॉर्मेशन है ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट, रेट एंड जोन। ये तीन इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। द ऑर्डर आईडी इज द कॉमन कॉलम जो दोनों टेबल सेट के अंदर, दोनों डेटा सेट के अंदर आपको प्रोवाइडेड है, तो आपको यहां पर कनेक्टिविटी प्रोवाइड हो जाएगी। यहां पर दोनों कॉलम के अंदर ऑर्डर आईडी है, तो भाई कनेक्टिविटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप चेक करें कि कंबाइन कर देंगे आप एक नया टेबल क्रिएट करने के लिए, भाई टेबल 3 आप बनाएंगे और टेबल 1 और टेबल 2 को कंबाइन कर देंगे, तो इससे बोलते हैं मर्ज क्वेरी। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। बट दोस्तों यहां पर एक पॉइंट है दोस्तों जो आप लोगों को समझना पड़ेगा। आपको क्रिएट नहीं करना है टेबल 3, बिकॉज अगर आप टेबल 3 क्रिएट कर रहे हैं तो आप तो वही लॉजिक फॉलो कर रहे हैं जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जिसमें 100 कॉलम्स का डेटा हो जाएगा। तो ऐसे तो आप बहुत सारी टेबल्स को जोड़कर एक टेबल क्रिएट कर देंगे, और फाइनली अगर आप चेक करें नीचे जो आपकी टेबल आएगी, उसमें आपको ऑर्डर आईडी कॉलम एक मिलेगा, फिर कस्टमर, फिर प्रोडक्ट, फिर रेट एंड जोन, एंड देन यू सी दैट द ऑल कॉलम इज मर्ज एट वन टेबल। बट ऐसा आपको नहीं करना है, आपको ट्रांसफर नहीं करना है टेबल 1 से टेबल 2 इंफॉर्मेशन, या टेबल 1 से या टेबल 2 से टेबल 1 में ट्रांसफर नहीं करना है। पर ऐसा क्यों नहीं करना है? फिर मर्ज क्वेरी का कॉन्सेप्ट यूज ही कब करना है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तो चलिए इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। दोस्तों मान लीजिए कि आप लोगों के पास टेबल 1 है। अब टेबल 1 के अंदर आपको आईडी का कॉलम, प्रोडक्ट है, क्वांटिटी है, रेट एंड अमाउंट को कॉलम दिया हुआ है। सिमिलरली आपको टेबल 2 में सेल्स डिटेल्स दी हुई है, और इसमें आईडी के साथ साथ कस्टमर नेम, एड्रेस, रीजन, फोन नंबर आपको गिवन है। अभी यहां पर क्लियर है? चलिए बात करते हैं, अगर आपको सारी डिटेल्स चाहिए तो आपको एक नया टेबल क्रिएट करना पड़ेगा, बट हम ऐसा नहीं करना चाहेंगे। क्यों नहीं करना चाहेंगे? क्योंकि एनालिसिस करना हमारे लिए असंभव हो जाता है जब बिगर टेबल हमारे सामने आ जाती है। तो ये तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा कि हम दोनों डेटा को कंबाइन कर दें और एक टेबल बना दें। तो आपको ये ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपको रिक्वायर्ड हो, कौन सा कॉलम, कौन सी ऐसी चीज है जो दूसरे टेबल में रिक्वायर्ड है, इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। मान लीजिए कि आप लोगों को के अंदर जो डेटा गिवन है उसमें कुछ ऐसी चीज है जो सेकेंड टेबल से रिक्वायर्ड है फॉर योर इनसाइट्स, तो आप उसी कॉलम को अपने डेटाज में लेकर आएंगे।
क्या कहना चाह रहा हूं मैं अभी समझाता हूं। तो दोस्तों देखिए यहां पर बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है। मान लीजिए कि मेरे को रीजन बहुत बार मेरे को हर तरह से रीजन की रिपोर्ट देखनी पड़ती है। लेट सपोज कोई मुझसे पूछता है कि आप रीजन वाइज अमाउंट दिखाइए, कोई मुझसे पूछता है रीजन वाइज क्वांटिटी दिखाइए, रीजन वाइज रेट दिखाइए, रीजन वाइज प्रोडक्ट दिखाइए। तो भैया रीजन वाइज सब कुछ दिखाने को बोल रहा है। तो आप एक चीज नोटिस करिए, टेबल 1 के अंदर रीजन का कॉलम मिसिंग है। तो आपको क्या करना है, टेबल 2 से सिर्फ मर्ज क्वेरी का कॉन्सेप्ट लगाकर रीजन के कॉलम को ही खींचना है और बाकी किसी कॉलम को आपको नहीं खींचना। और जब आप खींचेंगे नहीं तो कैसे काम करेंगे? तो दोस्तों मैंने आपको पिछली वीडियो में ये बताया था कि एक कनेक्टिविटी लाइन दोनों के बीच में आप लगा देंगे। जैसे ही वो कनेक्टिविटी लाइन दोनों टेबल के बीच में आपकी लग जाएगी तो बाकी जितनी इंफॉर्मेशन है आप आराम से देख पाएंगे। लेकिन आपको ये देखना जरूरी है कि कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो इस टेबल में मुझे बार बार जरूरी पड़ रही है। ध्यान रखिएगा, अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो इस टेबल में मिसिंग होने की वजह से इस टेबल के ऊपर काम नहीं हो पा रहा, तो उस टेबल को, उस कॉलम को इस टेबल में जरूर खींचिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल दूंगा आपको। मान लीजिए आपके पास आईडी का कॉलम है, प्रोडक्ट का कॉलम है, क्वांटिटी का कॉलम है, लेकिन रेट का कॉलम आपकी सेकंड टेबल में है। तो भाई अब आप सोच लीजिए कि रेट का कॉलम अगर इस टेबल में अवेलेबल नहीं होगा तो मैं अमाउंट नहीं निकाल पाऊंगा और अमाउंट के साथ और फर्दर काम भी नहीं कर पाऊंगा। तो दिस इज द बिग प्रॉब्लम फॉर मी, इसलिए मुझे रेट को इस टेबल में लाना पड़ेगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये समझना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। तो याद रखिए कि कौन से कॉलम की नीड होगी उसी के साथ आपको मर्ज क्वेरी का कॉन्सेप्ट यूज करना है। अदरवाइज आप मॉडल बना देंगे दोनों टेबल्स के बीच में तो आपका पावर पिवट स्टेब्लिश हो जाएगा, यानी कनेक्टिविटी डन हो जाएगी। मॉडलिंग होने की वजह से भी आपका सारा काम हो जाता है, बट आपको ये भी देखना है कि आपको कौन से कॉलम की नीड इस टेबल के अंदर है या नहीं है। अगर नीड नहीं है, सिर्फ कनेक्टिविटी चाहिए, सिर्फ रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है, तो अपनी पहली टेबल को खराब मत करिए। दैट इज द मेजर पॉइंट जो मैं आप लोगों से बता रहा हूं। बहुत सिंपल है। चलिए बात करते हैं लास्ट पॉइंट की। और लास्ट पॉइंट आपका क्या है? दैट इज द पावर व्यू। और ये पॉइंट तो बहुत ही सिंपल है, इसके बारे में मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं, सिंपल ये कहूंगा कि भाई जो भी डैशबोर्ड आपको बनाने होते हैं वो सारे के सारे डैशबोर्ड आप इसी व्यू पे बनाते हो। उसके साथ इसके बारे में ज्यादा डिटेलिंग तो नहीं, बस सिंपल सी बात कहूंगा, जो आप लोग डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे वो सभी डैशबोर्ड्स, ध्यान रखिएगा, एक स्क्रीन पर बनाने की कोशिश मत करिएगा। आपको क्या लगता है कि एक स्क्रीन पर जितने डेटाज अवेलेबल हैं, तो अगर आपको लगता है कि आपकी एक स्क्रीन पर रिपोर्ट जितनी बनानी है उससे आप डेटास के बारे में बात कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली सिर्फ उतने ही डेटास अपनी उस स्क्रीन पर रखिए। फालतू के डेटास भरकर उस रिपोर्ट को खराब मत कीजिए। आपको यह ध्यान रखना है कि आपको अपना डैशबोर्ड एक ऐसा डैशबोर्ड बनाना है जिसमें सारे इंसाइट्स नहीं, लेकिन ऐसे इंसाइट्स हो जिनके बीच में आपस में कोई ना कोई रिलेशंस हो। तो याद रखिएगा, ऐसे इंसाइट्स से रिलेटेड ही डैशबोर्ड्स आपको क्रिएट करने हैं। और अगर आपको लगता है कि इन इंसाइट्स की जरूरत इस पेज पर नहीं है तो पेज 2 बना सकते हैं। अभी आने वाली वीडियो में जब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट दिखाऊंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन सी इंफॉर्मेशन मुझे एक टेबल में नीडेड है एक पेज में, और कौन सी इंफॉर्मेशन मुझे दूसरे पेज में चाहिए। तो इस पॉइंट की वजह से भी आपको काम करना आना चाहिए और ये समझ में आना चाहिए कि कौन से डैशबोर्ड्स, कौन से चार्ट्स आप एक पेज पर दिखाएंगे, कौन से चार्ट दूसरे पेज पर दिखाएंगे। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पावर बीआई। तो आई थिंक दोस्तों आप लोगों को आज की वीडियो में काफी कुछ सीखने को मिल गया होगा और आपको पता चल गया होगा, तो आपको सारी बातें पता चल गई होंगी कि पावर बीआई का जो कंपोनेंट है वो कैसे काम करेगा। और आने वाली वीडियो बहुत ही मैजिकल होगी जिसमें आपको पता चल जाएगा पावर बीआई कैसे वर्क करने वाला है और उसका फ्लो भी मैं आपको धीरे धीरे समझाता चला जाऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, गाइड ऑफ मैथ।